सर। भाई आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी फंडस एग्जामिनेशन के लिए सबको बुलाते हैं ना, PIH में, एक्लेम्सिया में। चलो आगे आ जाओ, वीडियो बंद कर देता हूँ, अपने आप बार बार दिक्कत होता है। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, सबसे पहले जो था ये मार्कस गन था, जो 19th सेंचुरी में इसने फाइंड आउट किया था। ठीक है, उसके बाद वैगनर बार्कर जो 1939 में साइंस ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दिए थे, व्हिच वाज प्रेडिक्टेड। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि इसने जो प्रेडिक्ट किया था, इट इज आफ्टर डेथ किया था। वनडे की हाइपरटेंशन में डेथ होने के बाद उसके बाद इसने एग्जामिन किया था आई को, और उसके बाद इसने 4 जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप वाइज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वो इसने बताया था। उसका जो लास्ट था स्काई मॉडिफिकेशन, स्काई क्लासिफिकेशन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसने 1953 में जो था 4 को 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया था। जस्ट हिस्ट्री था मार्कस गन, वैगनर बर्कनर एंड स्काई मॉडिफाइड 5। तो इन 3 साइंटिस्ट ने हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी स्टार्ट किया था, जो भी था फाइंडिंग्स बताए थे। अब जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, उसमें क्या होती है, फंडस चेंजेस इन द मैलिग्नेंट आर्टेरियल हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड होगी, तो उसे मैलिग्नेंट बोलते हैं। जैसा हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड हो गई, वो कुछ भी मेडिसिन दो तो वो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो फंडस चेंजेस जो होती है मैलिग्नेंट आर्टेरियल हाइपरटेंशन में, फर्स्ट वन क्या होती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होते हैं, उसके बाद हाइपरटेंशन कोलाइडोपैथी होती है एंड हाइपरटेंसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ये डिफरेंट स्टेजेस हो जाते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के। नाउ कम टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं रेटिनल वास्कुलर बेड में ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उस पे आते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, ऑक्यूलर ब्लड फ्लो। हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। ऑक्यूलर ब्लड फ्लो डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होती है आर्टरीज में, उस पर डिपेंड करती है। जो नॉर्मल भी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होती है। तो दीस आर होती है इससे resistance of blood flow is directly proportional to the blood viscosity and the length of the vessels, and indirectly proportional to the fourth power of the radius of the vessels. जितना ज्यादा रेडियस क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, और तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इतनी कम होगी। सिंपल सी चीज है, जितना पतला पाइप होगा उतनी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी। तो अब रेटिनल आर्टरीज कितनी मोटी होती है, आपको ही पता है, हमें ही पता है। वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि नैरोनेस, तो आर्टरीज की नैरोनेस होती है वो काफी कम होती है, और ब्लड फ्लो काफी तेज होता है। जो ब्लड प्रेशर होती है, दैट विल लीड टू चेंजेस इन द आर्टेरियल फ्लो। जो अपना रेटिना का आर्टरी होता है उसमें चेंज होती है, क्योंकि वो काफी पतले होते हैं। पतली चीज में अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, चेंजेस ज्यादा होंगे, ये होती है। अब ब्लड फ्लो क्या होता है, इट कीप्स द ब्लड फ्लो इन द टिश्यू रिलेटिवली कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज इन द परफ्यूजन प्रेशर, फीचर ऑफ टर्मिनल आर्टेरियल्स कंस्ट्रिक्ट और डायरेक्ट विद द राइज इन द फॉल ऑफ द बीपी बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। अब ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो आदमी का अपना जो ब्लड प्रेशर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो वेसल्स होती है। तो अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर जैसा होगा वो डायलेट होंगे और कंस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एक ग्राफ बनाया हुआ है परफ्यूजन प्रेशर का, ऊपर हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो रेड एरिया है, इट इंडिकेट दैट जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो आर्टरी की ल्यूमेन होती, जो बोलेंगे, जो ल्यूमेन होगी, सिंपल सी चीज है, बीच की नैरोनेस है, वो काफी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट होगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, इट विल अगेन टू डायलेट, तो ये नॉर्मल आ जाएगी। थर्ड फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑटो रेगुलेशन। It rises or falls of the perfusion pressure beyond the critical auto-regulatory range. ये फैक्टर क्या करती है, राइज और फॉल करती है परफ्यूजन प्रेशर को। आर्टेरियल हाइपरटेंशन क्या करती है, एडाप्टिव फेनोमेना होती है, दैट इंप्रूव्स द पेशेंट टॉलरेंस टू द हाई बीपी, मेक्स हिम द कॉरस्पॉन्डिंग लेस टॉलरेंट टू द लो बीपी। तो आर्टेरियल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, इसको टॉलरेंट बनाती है हाई बीपी एंड लो बीपी। उसके बाद क्या होती है, चेंजेस इन द साइज ऑफ द ल्यूमेन, जो
किसी भी आर्टरी का जो लुमेन होते हैं, चेंज इन साइज होती है, वाजोस्पाज्म हो सकती है, वाजोडायलेटेशन होता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। उस पे भी डिपेंड करती है हमारी जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होते हैं। Changes in the vascular endothelium function causes the reduced nitric acid, and पता ही है कि नाइट्रिक एसिड क्या करती है, it leads to dilatation of the cause the endothelial action, that the powerful vasoconstriction interface with the autoregulation। क्या करेगी, reduce अगर नाइट्रिक एसिड हो गई, क्या होगी, there is vasoconstriction, जो vessels होती है वो constrict हो जाएंगे, and that will lead to the changes for the hypertensive retinopathy। Now the third factor क्या था, blood retinal barrier, जो outer and inner barrier, अगर ये लूज हो जाएगी तो क्या होगी, देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन रेटिनल वेसल्स। देखो रेटिनल आर्टरीज एंड रेटिनल आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टेरियोल्स क्या होती है, जो बड़ी वाली होती है, दोनों में प्रेशर बराबर होने चाहिए। बट क्या होती है कि ब्लड कॉलम ऑफ रेटिनल वेसल जो ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग होती है, मतलब ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग, ये क्या करती है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल कॉलम ऑफ द आरबीसी, और एफएफए हम ऑप्टोमेस्कोप से देखते हैं तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल कॉलम ऑफ द आरबीसी में दिखेगा, जबकि एफएफए करेंगे तो इट रिवील द एंटायर विड्थ ऑफ द ब्लड कॉलम, जो ब्लड कॉलम का एंटायर विड्थ है वो हमें दिखेगा। तो ऑप्टोमेस्कोप से उतनी फाइंडिंग नहीं होती जितनी कि एफएफए से हम देख सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई टू रेटिनल वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, क्योंकि बाकी सब जगह वेसल्स में क्या होती है कि नर्व सप्लाई होती है, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, तो क्या होती है वो चेंजेस वो सह लेती है अकॉर्डिंग टू ब्रेन, अपना जो भी हाइपोथैलेमस अपना काम करके उसको मेंटेन कर लेता है। बट यहाँ पे जो रेटिनल सप्लाई में क्या होती है कि जब नर्व सप्लाई नहीं होती, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, तो दैट विल लीड टू अदर चेंजेस ऑफ द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अब इसके ना दो पार्ट कर दिए हैं, एक रेटिनल पार्ट हो गया, एक एक्स्ट्रा रेटिनल पार्ट हो गया। तो हाइपरटेंसिव जो रेटिनल वैस्कुलर रीजन है उसमें क्या क्या मिलेंगे, फर्स्ट ने रेटिनल आर्टियोलर चेंज होंगे, ठीक है, सेकंड वन है FIPTS जो मैं अभी आगे बताऊंगा, थर्ड वन है CWT कॉटन स्पॉट हो गया, रेटिनल कैपिलरी चेंजेज हो जाएंगे, रेटिनल वेनस चेंजेज हो रहे हैं, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ रेटिनल वैस्कुलर बेटा, ये रेटिना के अंदर हो गए। अब एक्स्ट्रा वैस्कुलर जो चेंजेज हो गए ये क्या हो गया, इंट्रा रेटिनल हेमरेज हो गए, रेटिनल एडिमा हो गया, हार्ट एक्जुडेट हो गया, एंड नर्व फाइबर लेयर का लॉस हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट वन, जो रेटिनल आर्टियोल चेंजेज होते, चेंज इन द रेटिनल आर्टियोल्स, ये किस में आते हैं, ये जो मोस्ट अर्ली साइन होते हैं जो रेटिनल आर्टेरियल्स में चेंजेस होते हैं, इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हमें देखते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप में क्या देखेगी, देयर इज आर्टेरियल नैरोइंग, आर्टरी होती है वो नैरो दिखेगा, पतला सा दिखेगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में दिखता है। अगर हम इसको एफएफए करते हैं, फंडस फ्लोरोसेंस, तो देयर इज नो चेंज इन साइट, ये सीडियो नैरोइंग बोलते हैं, हमें पतला सा दिखेगा, बट अगर एफएफए के बिना हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सीडियोनाइरिन, ये सीडियोनाइरिन क्यों दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉल्ड बाय द इडमेटस रेटिना मास्किंग द पार्ट ऑफ द साइड ऑफ द आर्टरीज। क्या है, जो आर्टरी के आसपास की रेटिना एरिया वहां वो इडमेटस हो जाएगी, तो अगर इडमेटस हो गई, वहां पे इडमा हो गई, तो आर्टरी को क्या करेगा, वो दबाएगा, दबाएगा तो रेटिनल आर्टरीज हमें नैरो दिखेंगे, क्योंकि इट इज सीडियोनाइरिन, रेटिनल आर्टरी का कोई दोष नहीं है, बाकी बाहर से प्रेशर की वजह से इट अपीयर्स नैरोइंग ऑफ द रेटिनल आर्टरी, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ चेंजेस होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स में चेंज नहीं होती, कहाँ चेंज होती है, रेटिना में चेंज होती है, दैट विल लीड टू इडमा, एंड इडमा लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द आर्टेरियल वेसल्स। Now come to chronic phase of hypertension। chronic phase सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी हाइपरटेंसिव क्रोनिक फेज होती है, सिस्टेमिक आर्टेरियोल्स में भी क्या होती है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस होते हैं, अथरोमा फॉर्मेशन होती है, जैसे माई वगैरह होती है। अथरोमा क्या होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। तो क्रोनिक केस में क्या होगी, देयर इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस काउजिंग नैरोइंग ऑफ द आर्टेरियोल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर वायर आर्टरीज, ये काफी कॉमन है फाइंडिंग, जो बोलते हैं कॉपर वायरिंग हो जाती है आर्टरीज की इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। कॉपर वायरिंग क्या होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड, ठीक है, ऑप्टोमेस्कोपी रिफ्लेक्स ऑन द वॉल ऑफ द स्क्लेरोज्ड रेटिनल आर्टरीज। तो हम ऑप्टोमेस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है कि जो रेटिनल आर्टरी होती है वो स्क्लेरोज्ड हो जाती है। स्क्लेरोज्ड मतलब क्या होती है, अगर अथरोमा बन गया है कहीं पे भी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, तो वेसल्स क्या होगी, खिंच जाएगी, जैसे वायर होती है टाइट खिंची हुई रहेगी, और जब हम उस पर लाइट मारेंगे तो वो जैसे कॉपर वायर जो होती है
कॉपर वायर आपने देखा होगा, उस टाइप की शाइनिंग देती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस वो जो होता है कॉपर टाइप हो जाता है, इट इज नॉट लाइक ए कॉपर बट इट विल रिफ्लेक्ट लाइक ए कॉपर वायर, तो हमें वो फाइंडिंग मिलती है। तो क्या होती है, देयर इज इंक्रीज टॉर्चोसिटी ऑफ द स्क्लेरोज्ड आर्टरी, कोई भी अगर तार को आप ज्यादा टाइट कर दो तो टॉर्चोसिटी हो जाएगी, ठीक है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके टॉर्चोस हो जाएंगे। थर्ड स्टेज क्या होगी, देयर इज प्रोग्रेसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस लीडिंग टू फर्दर थिकनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल एंड रिड्यूस इन द ल्यूमेन। कहीं पे भी अथरोमा होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, या इधर रेटिनल वेसल्स में होगी या हार्ट के वेसल्स में होगी। अथरोमा से क्या होता है, एमआई जो होता है, हार्ट अटैक होता है, वो भी अथरोमा से ही होता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या होगी, अंदर से तो ब्लॉकेज होगी बट द जो वॉल है वो इट इज थिकनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल हो जाएगी। वो क्या करेगा, जो ल्यूमेन है वो अंदर का जो स्पेस है उसको कम कर देगा जो वेसल्स का है, एंड दैट विल लीड टू द कॉलम ऑफ द ब्लड कैन नॉट लो नो लॉन्गर बी विजुअलाइज। अब किसी भी चीज का ल्यूमेन अगर वॉल थिक हो गया, अंदर का ल्यूमेन कम हो गया, तो क्या हो गया, ब्लड वेसल्स विजुअलाइज नहीं होगा, दैट विल लीड टू द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर वायर आर्टरीज। तो वो क्या करेगा, सिल्वरी अपीयरेंस दिखेगा उसको। ये जो दो फाइंडिंग है बहुत कॉमन होती है, अगर कोई भी पूछता है तो कॉपर वायर आर्टरीज होता है और सिल्वर वायर आर्टरीज इसमें मिलती है क्रोनिक फेज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन में मिलती है, ठीक है। तो कॉपर वायर क्यों मिलती है, क्योंकि इसके लोड वेसल्स पे जब आप लाइट मारते हैं तो कॉपर टाइप वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और सिल्वर वायर क्यों मिलती है, क्योंकि ल्यूमेन छोटी हो जाता है, ब्लड वेसल्स खिंची हुई रहती है और विदाउट उसके होती है, अगर विदाउट ब्लड के क्या वाइट दिखेगा, अगर ब्लड उसमें नहीं है तो दैट सिल्वर वायर आर्टरीज। Now come to changing in the terminal retinal artery. Retinal arteries के terminal intermingling उसमें क्या होगा, in early acute phase क्या होगी, dilatation of the terminal retinal arteries होगी caused by the failure of the autoregulation result in the focal breakdown of retinal belly and development of FIPTS. FIPTS क्या है, there is focal intraretinal periarticular conjugate formation, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो डायलेटेशन ऑफ टर्मिनल रेटिनल वेसल्स होती है, ये क्या करती है, देयर इज फेलियर ऑफ ऑटो रेगुलेशन। अगर कहीं पे डायलेट हो जाएगी बाकी और कहीं पे ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगी, जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और मेंटेन नहीं हो पाएगी तो इट विल लीड टू द बैक प्रेशर। बैक प्रेशर लीड जो ब्लड रेटिनल बैरियर है वो हमारा हैम्पर हो जाएगा, और साथ साथ देयर इज ट्रांजुडेट फॉर्मेशन। जैसे एक्जुडेट और ट्रांजेट मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक्जुडेट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांजेट जो होती है वो लीकिंग ऑफ द फ्लूइड होती है, दैट विल बी फॉर्म्ड इन द रेटिना। एंड एफआईपीटीएस क्या होते हैं, फिफ्थ जो हम बोलते हैं, दैट इज फोकल ट्रांस रेटिनल प्री आर्टेरियल ट्रांजुडेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या होगी, देयर इज ऑपरेशन ऑफ टर्मिनल रेटिनल वेसल्स रिजल्ट इनटू कॉटनवुल स्पॉट्स एंड द फोकल कैपिलरी ऑब्लिटरेशन। जो टर्मिनल चेंजेज होगी वहां पे क्या होगी, ये ऑब्लिटरेशन ऑफ बैरियर होगी, FIPTS फॉर्मेशन होगी, ट्रांजुडेट फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉटन स्पॉट्स फॉर्मेशन होगा, और कैपिलरी जो है उसकी ऑब्लिटरेशन हो जाएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, वेरी स्पेसिफिक रेटिनल चेंजेज होगी जो कि सीन होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में अगर हम FFA करेंगे, एंड इट इज वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रेटिनल लीजन्स इन द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये होती है मैलिग्नेंट, जैसे मैंने बताया, आप जैसे देख रहे हो, आप यहाँ पे जो वेसल्स देख रहे हो कितनी खिंची खिंची है, ये नॉर्मली जो रेटिना की वेसल्स होती है ऐसा नहीं होती है। ये देखिए एकदम जैसे वायर होती है ना, कॉपर की वायर या सिल्वर वायर जो भी हम बोलते हैं, इट इज वायरिंग लाइक अपीयरेंस है यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, जैसे खिंचा हुआ सा। जबकि क्या होती है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है वो नॉर्मल स्मूथ सी होती है, ठीक है। जब हम FFA करेंगे तो ऐसा दिखेगा। फर्स्ट साइन क्या था, देयर इज नैरोइंग आपको दिखेगा, कॉपर वायरिंग दिखेगा, ठीक है, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स दिखेंगे, स्क्लेरोज्ड ब्लड वेसल्स दिखेंगे, और सिल्वर वायरिंग दिखेंगे। These are the initial signs of hypertensive retinopathy. अब आगे आ जाओ, कॉटोनल स्पॉट्स होगा। कॉटोनल स्पॉट्स मैंने पहले ही बताया था कि कहीं भी स्टीमिक चेंजेज होंगे, स्टीमिया हो जाएगी, ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगी, छोटे छोटे नेक्रोसिस होंगे, दैट विल लीड टू कॉटोनल स्पॉट्स, सॉफ्ट एक्जुडेट। But due to occlusion of the terminal retinal artery अगर this होगी, उसके बाद क्या होगी, represent the foci of acute ischemia of the inner retina, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, रेटिनल कैपिलरी चेंजेज होंगे,
उससे क्या होगा, देयर ऑब्लिटरेशन एंड कॉटन स्पॉट्स फॉर्मेशन हो जाएगी और 2 क्वाड्रेंट में इरमा हो जाएगी। इंट्रारेक्टल माइक्रोएंजियोपैथी स्टंट जो होती है, जो लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था, वो फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी डायबिटीज रिटिनोपैथी मिल रही थी। देयर इज ऑब्लिटरेशन, लूप कन्वोल्यूटेड वेसल्स मिलेंगे, वेनस कोलेटरल्स एंड एवी शंट मिलेंगे। एंड एक्सटेंसिव कैप ऑब्लिटरेशन अगर होती है तो हमें एनवीडी और एनवीईवी मिलेंगे, लाइक जैसे हमें डायबिटीज रिटिनोपैथी मिल रहे थे, सेम चीजें। नाउ द रेटिनल वेनस चेंजेज में क्या होगा, अभी तक तो हम आर्टरी डिस्कस कर रहे थे, अब आ जाओ वेन्स पे। ठीक है, वेन्स में क्या होगा, अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में काफी अनकॉमन होते हैं वेन्स में, बट क्रोनिक हाइपरटेंसिव में क्या होते हैं, वेनस चेंजेस मिलेंगी। इसमें क्या होगी, यदि क्रॉसिंग फेनोमेना वाज ड्यू टू द, अब देखो यहाँ पे जो आर्टरीज और वेन्स क्रॉस कर रहे हैं, आपको आर्टरीज जो दिख रहे हैं वो नीचे दिख रहे हैं, वेन्स जो दिख रहे हैं वो ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, क्रॉसिंग फेनोमेना। क्रॉसिंग फेनोमेना क्या बोलते हैं, इट इज ड्यू टू द वेनस कंप्रेशन बाय द थिकन्ड आर्टियोलर इन द अभी हमने क्या पढ़ा था, जो अर्थेरोस्क्लेरोसिस होगी, जो अथर्मा फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, आर्टरीज थिक हो जाएंगी और स्ट्रेट टाइट हो जाएंगे। दैट विल लीड टू थिकनिंग ऑफ द आर्टरी एंड वो क्या करेंगे, सीथिंग फॉर्मेशन होगा। अब बेचारा जो वेन्स है उसको क्या करेगा, उसको दबा देगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर वाले फोटो में देख रहे हो, ये सीथिंग के रोल होगी और थिकन्ड आर्टेरियल क्या करिए, जो नीचे वाले वेन्स है उसको कंप्रेस कर रही है, दबा रही है। दिस हेवी थिकनिंग जो होती है यहाँ पे, दैट विल सो, जो निकिंग होती है, जैसे एक दूसरे से लग करके निक बनाता है, वैसे होती है। दिस इज कॉल्ड द गन साइन। हमेशा बोलते हैं गन साइन मिलेगा हमें। गन साइन क्या होता है, यही होती है, जो आर्टरीज होती है वो थिकन हो जाती है और नीचे जो वेन्स होती है उसको दबा देती है। दबाने की वजह से जो पतली वेन नीचे रहेगी, ऊपर दबाने की वजह से क्या होगी, देयर इज आर्टेरियो वेनस निकिंग। आर्टरी क्या करेगी, वेन को दबा के निक फॉर्मेशन, दैट विल कॉजेस द गन साइन। ठीक है, अब आ जाओ, क्या होगी, इम्पेडेड सर्कुलेशन रिजल्ट इनटू द डायलेटेशन ऑफ द swollen vein peripheral to the crossing, causing the hourglass constriction of the both sides of the crossing and enlargement like the swelling. अभी नीचे वाली आ जाओ, यहाँ पे क्या है, इम्पेडेड सर्कुलेशन रिजल्ट इनटू द डायलेटेशन ऑफ द swelling of the vein। अब कहीं पे भी देख, वेन में अगर एक जगह पे आर्टरीज ने क्या किया, ऊपर से दबाव बना के, क्योंकि वो काफी थिक और स्ट्रेंड, उस जगह को दबा दिया। वेन में क्या होती है, वापस ब्लड जाता है। अब वो ब्लड सप्लाई रुक गई तो दैट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ द वेन। वेन उस एरिया में स्वेल कर गई, उससे क्या हुआ, causing a hourglass constriction on both side of the crossing। अब जहां पे क्रॉसिंग हो रही है उसके दोनों साइड में आवर ग्लास टाइप होगी, थिकनिंग हो जाएगी, स्वेलिंग वेन हो जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो दिखेगी, दैट विल कॉज द आवर ग्लास कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉसिंग, वो वहां पे वो मिलेगी। तो डिफरेंट साइन आप याद करते जाओ, कॉपर वायरिंग, सिल्वर वायरिंग, स्क्लेरोसिस, एंड ये जो मिलेगा आर्टरीज में मिलेगी, वेन्स में क्या मिलेगी, एवी निकलिंग मिलेगी, गन साइन जिसको बोलते हैं, और देयर इज आवर ग्लास कंस्ट्रक्शन ऑन द बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग। स्क्लेरोटिक चेंजेज होंगे वेन्स में, ये क्यों होंगे, देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ द वेन्यूल्स एज इट क्रॉसेस द आर्टेरियोल्स। ठीक है, आर्टेरियोल्स के जो क्रॉस करते हैं वेन्स के साथ, वहां पर क्या होगा, अब जो क्रॉस हो रहे हैं उसको ऑलरेडी आर्टरीज में ने दबा दिया, तो क्या होंगे, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। किसी भी चीज को आप दबाओगे तो वो क्या होगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे वेन्स, तो इट विल कॉज द, एक जो साइन हम बोलते हैं, ये सालूस साइन होते हैं। इसमें क्या होती है, नॉर्मली जब वेन्स होती है, इट क्रॉसेस द आर्टेरियल्स एट एन एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी को एक्यूट एंगल क्या होती है, आपका लेस देन जो 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होगी, देयर इज ऑब्लिटरेशन। अगर वही जो आर्टरी है वो वेन्स को अगर ऊपर से प्रेशर बनाएगा, ठीक है, दबाएगा, तो वेन्स क्या होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी, क्योंकि भाई उसको तो ब्लड लेके जाना है। दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्टूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द सालूस साइन। सालूस साइन जब भी आप नेट देखोगे या कहीं भी देखोगे, तो उसमें बस ये लिखा आएगा, नॉर्मली जो एंगल होते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इट इज एक्यूट एंगल, लेटर ऑन इट विल बिकम ऑब्टूज एंगल। ये होती है सालूस साइन ड्यू टू ऑब्लिटरेशन एंड स्क्लेरोटिक चेंजेस इन द वेन्स। ओके, नाउ कम टू मैलिग्नेंट चेंजेस जो होता है, जो बाकी चेंजेस होते हैं, दैट इज माइक्रो एनेरिज्म होगी,
ठीक है, रेटिनल हेमरेज होंगी, ये हो गया। वेसल्स को छोड़ के अब बाकी हम रेटिना के बाकी पार्ट में आ जाए। सेम चीजें, माइक्रो एनेरिज्म होगी, रेटिनल हेमरेज होंगी। रेटिनल हेमरेज is streak hemorrhage located in the nerve fiber layer and the minor features of hypertensive retinopathy, ये streak hemorrhage होंगे nerve fiber layer में। retinal spots आएंगे, retinal and macular edema होगी, retinal lipid deposition होगी, macular star formation होगी। ये काफी एक्सटेंसिव हो जाएगा स्टेज, तब होगी जो स्टार फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, these are the extravascular changes in the retina. Now come to hypertensive choroidopathy. अब अभी तक तो रेटिना में थे, अब हम क्लोराइड में आ गए। ठीक है, रेटिना का जो ऊपर वाला लेयर होता है, आई का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, रेटिना, क्लोराइड, उसके बाद स्क्लेरा। क्लोराइड में तो इतने वेसल्स होते हैं जो कि नॉर्मली किडनी में भी सबसे ज्यादा बोलते हैं कि वेसल्स होते हैं, बट क्लोराइड में सबसे ज्यादा होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। अच्छा, कोलाइडोपैथी कैसे होगी? ये यंग पेशेंट विद द एक्यूट हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्लेम्सिया एंड प्री-एक्लेम्सिया केसेस में हाइपरटेंसिव कोलाइडोपैथी मिलती है। ठीक है, in the acute ischemic phase the arteriolar constrictions lead to the changes in the choriocapillaries and the artery. आरपी कहाँ थे? रेटिना और कोलाइड के बीच में, वहां पे जो कोरियोकैपिलरीज है एंड आरपी चेंजेस होंगी। कोलाइड अगर इन्वॉल्व होगा तो जो कनेक्टिंग जो लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिब्रोनाइट टाइप ऑफ नेक्रोसिस होगी वहां पे एंड पेप्लिडमा हो जाएगी। और कोलाइडस फिलिंग इज नोटेड इवन इन द लेट फेज ऑफ फंडस एंजियोग्राम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको ना एक्लेम्सिया मिलेगी। हमेशा सुनते होंगे कि फंडस एग्जामिनेशन जब प्रेग्नेंट लेडी को हाइपरटेंशन होती है तो जो फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो सब चीजों में ये फाइंडिंग है। इसमें क्या फाइंडिंग है? देयर इज एक्यूट फोकल आरपी रीजन्स होंगे वहां पे। ठीक है, pigment epithelium में lesions होंगे that will overlying the involved area seen at the pill point lesion distributed in the group. This is called the Ilchin's spot. अभी आप छोटे-छोटे spots देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? हर एक जगह पे छोटे-छोटे आरपी लीजन्स है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का वहां पे लीजन हो गया है। ठीक है, वहां पे थोड़ी-थोड़ी चेंजेस आ गए हैं आरपी एपिथेलियम में। ठीक है, इन केस ऑफ कोलाइडोपैथी, और दैट साइन इज कॉल्ड द इल्चिंग स्पॉट्स। और ये इसमें देखिएगा फ्लोरोसिन, फेफे में हमें देखिएगा फंडस फ्लोरोसिन में, एंड इट इज बिकॉज ऑफ लीक फ्लोरोसिन। अब लीकिंग क्यों हो रही है? लीक इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आपने देखा था कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देयर इज ब्लड, जो ब्लड रेटिनल बैरियर है वो हैम्पर हो जाता है। तो आरपी क्या काम करता है? ब्लड रेटिनल बैरियर का काम करता है। अगर आरपी रीजन चेंज हो गए तो छोटे-छोटे स्पॉट्स में फ्लोरोसिन लीक कर जाएंगे, जो कि हमें एफएफए में दिखेगा। These regions are distinguished from Hydets FIPTS, discuss किया था, since they strain the less intensity for the shorter period of time in addition to their subretinal location. अब ये उससे डिफर किया क्योंकि ये फ्लोरोसिन लीक होने की वजह से, इसलिए ये कम टाइम के लिए दिखेंगे, क्योंकि ये जो चीजें बाकी जो अभी डिस्कस किया वो ज्यादा टाइम के लिए दिखेंगे। ये डिफरेंस है। अब आज क्रोनिक फेज में क्या देखेंगे? देयर इज ऑक्लूसिव चेंज इन्वॉल्विंग द कोराइडल आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड द कैपिलरीज। ठीक है, कोराइडल आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड द कैपिलरीज में चेंजेस आएंगे। क्या चेंज आएंगे? द हील्ड इचिंग स्पॉट्स no longer leak the fluorescein but are associated with the RPE hyperplasia and the margin of the hyperpigmented. इसमें क्या होती है लेटर ऑन? अभी आपने क्या देखा? स्पॉट्स आ जाते हैं ड्यू टू आरपीई चेंजेस, वो हील कर जाएंगे तो लीक नहीं होगी, बट जो आरपीई सेल्स का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपरप्लेसिया मतलब क्या होगी? देयर इज चेंजेस इन द सेल स्ट्रक्चर एंड मार्जिन ऑफ द हाइपरपिगमेंटेशन। वहां पे पिगमेंटेड जो एरिया वहां पे हाइपरपिगमेंटेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ लीकिंग ऑफ द आरपीई सेल्स, वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए। दैट उसके बाद आ जाएगा cigarettes streaks are the linear RPE changes that develop over the sclerotic choroidal arteries in the chronic phase. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे चेंजेस हैं, और अगर माइक्रोस्कोपी यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हो ये सब आरपीई चेंजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली फंडस फाइंडिंग में हमें ये सब छोटे व्हाइट जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में हमें पिगमेंट दिखते हैं, कुछ टाइप से दिखेंगे ये। नाउ हाइपरटेंसिव कोरिडोपैथी में और क्या होगा?
सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट। अब लॉन्ग स्टैंडिंग ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इट विल मेक कॉज सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट। Retina overlying the retinal detachment shows the edematous changes consist of foveal cyst, macular edema and microcytic changes. ये एक्सटेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे, देयर इज रेटिनल डिटैचमेंट व्हिच इज सीरस टाइप। यहाँ पे कभी कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन वगैरह डिस्कस नहीं हो रही, ना ही कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस डिस्कस हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ देयर इज वैस्कुलर चेंजेस एंड आरपी चेंजेस। तो उसके वजह से क्या है, जो पोजीशन होगी वो सीरस होगी। is no role of exudate formation यहाँ पे। So there is formation of foveal cyst, macular edema and microcystic changes in the hypertensive periodontal। ठीक है। जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये जो होता है, ये आपका जो एक्सटेंसिव स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज, वहां पे ये दिखेगा, ऑप्टिनल इडमा होती है। हाँ, ऑप्टिनल इडमा हो गई। ऑप्टिनल इडमा एंड पैपिलिडमा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर ब्रेन का इंक्रीज होगा, दैट विल लीड टू पैपिलिडमा। और यहाँ पे क्या ऑप्टिक नर्व इडमा है। ये नर्व इडमा क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज चेंजेस इन द रेटिनल पैथोलॉजी। ठीक है, अगर जहां ये मिल गया हमें ऑप्टिक नर्व इडमा, तो देयर इज पुअर प्रोग्नोसिस हो गया, ये लास्ट स्टेज पे चला गया। ठीक है। और ये कैसे होता है, इट इज प्रेजेंट विद द हेमरेज एट द ऑप्टिक डिस्क मार्जिन। डिस्क के आसपास हेमरेज होंगे, ब्लरिंग ऑफ डिस्क मार्जिन होगी, कंजेशन। या तो आप देख रहे हो डिस्क से ऑब्लिटरेट हो गया, उसके फीचर्स ही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कंजेशन ऑफ रेटिनल वेल्स हो गए, मैकुलर एक्जुडेट हो जाएंगे एंड फ्लोरी डिस्क इडमा, कंप्लीट फ्लोराइड बड़ा सा दिखेगा। एंड डीडी क्या होगी इसकी, डायबिटिक पैपुलोपैथी हो गया, रेडिएशन रेटिनोपैथी हो गया, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में जो ऑप्टिक डिस्क इडमा होती है उस टाइप की दिखेगी। ठीक है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी और ऑकुलर मैकुलर न्यूरोरेटिनाइटिस टाइप फीचर्स होंगे। ठीक है, कि इसमें वो भी आता है, जो मैकुलर पटिंग होती है। ठीक है, अभी फर्स्ट स्लाइड में जैसे हमने किया था, स्काई क्लासिफिकेशन जो 1953 में इन्होंने दिया था हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का, ये ऐसे दिया था। स्टेज 0 इन्होंने पहले तो 4 में इन्होंने डिवाइड किया, उसके बाद इसको 5 कर दिया। कैसे किया, स्टेज 1 को इन्होंने 0 कर दिया। जो स्टेज 0 है, यहाँ पे क्या है, द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन बट नो विजिबल रेटिनल एब्नॉर्मलिटी। जो मेनली होती है मेडिसिन ओपीडी में वगैरह में, हाइपरटेंशन जैसे ही डायग्नोस होती है तो एक बार आई एग्जामिन के लिए भेज देते हैं, और जब आप देखोगे तो रेटिना में कोई फाइंडिंग नहीं होता है, तो दैट इज स्टेज 0। नाउ कम टू सेकंड स्टेज, स्टेज 1। ये क्या होती है, डिफ्यूज आर्टेरियल नैरोइंग। अभी जब हमने पढ़ा था कि इनिशियल स्टेज क्या होगी, जो आर्टरीज क्या होती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, वायर टाइप, एंड देयर इज नो फोकल कंस्ट्रिक्शन, कहीं पे उसके अलावा कोई फीचर्स नहीं होंगे। तो ये हो गया स्टेज 1। नाउ कम टू स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगी, मोर प्रोनाउंस्ड आर्टेरियल नैरोइंग विद फोकल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, स्टेज 2 और 3 जो होती है, जिसमें फोकल एंड डिफ्यूज नैरिंग एंड रेटिनल हेमरेज होती है, इसे में हमें कॉपर वायरिंग और सिल्वर वायरिंग मिलेगी, उसके साथ साथ रेटिनल हेमरेज मिलेगा स्टेज 3 में। और स्टेज 4 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रेटिनल इडमा हो जाएगी, हार्ड एक्जुडेट होगा, ऑप्टिक डिस्क इडमा हो जाएगी, ऑप्टिक डिस्क कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाएगी। ये हमने 5 स्टेज में डिवाइड किया। 5 स्टेज हम इसलिए बोलते हैं कि अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है, स्टेज 0-1, स्टेज 0 हो गया, स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया। ये जो 3 स्टेज होती है, ये जनरली हम अगर डे टू डे प्रैक्टिस में बोले तो ये माफ करने वाली स्टेज होती है। यहाँ पे हम कोई भी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं करते, जस्ट यू आर सेइंग द पेशेंट कि भाई अपना जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करो। 0, 1 एंड 2, ये किसी को भी, अगर मुझे भी कोई फंडस देखेगा तो हो सकता है 1 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, आर्टेरियल नैरोइंग होती है, आर्टेरियल नैरोइंग अभी सिग्निफाई नहीं करती कि हाइपरटेंशन की वजह से या किसी और की वजह से हो सकती है। तो 0, 1, 2 तक हम ऐसे ही नॉर्मल लेते हैं, जस्ट बोलेंगे आप हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए। बट स्टेज 3 और 4 होने के बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो स्टेज वाइज हमें काफी इंपॉर्टेंट हमें रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है,
इस भाई साहब ने क्या किया कि देयर इज रिफ्लेक्स चेंज आर्टिकुलर चेंजेस के हिसाब से, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के हिसाब से स्काई क्लासिफिकेशन फेज से मॉडिफाई किया। अब उसने क्या किया, ग्रेड 0 है वो नॉर्मल है, ग्रेड 1 है देयर इज ब्रॉडनिंग ऑफ द लाइट रिफ्लेक्स विद द मिनिमल आर्टेरियल वेनस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेकंड वन क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्स चेंजेस एंड क्रॉसिंग ऑफ द चेंजेस इज मोर प्रोमिनेंट। अभी जो क्रॉसिंग बताया था वो सेकंड स्टेज है, प्रोमिनेंट हो गया। थर्ड में क्या है, कॉपर वायर अपीयरेंस हो गया, मोर प्रोमिनेंट आर्टेरियल वेनस कॉम्प्रेशन हो गया। एंड फोर्थ में क्या हो गया, सिल्वर वायर अपीयरेंस एंड सिवियर आर्टेरियल वेनस क्रॉसिंग चेंजेस। ये इसने क्या किया, मॉडिफाई करके 0 1 2 3 4, अभी आपका जो 3 तक था 3 को इसने 4 बना दिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। ठीक है। आज ऑफ अगेन इस भाई साहब ने मॉडिफाई किया, तो ये आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये अभी जो लास्ट मॉडिफाइड जो मैं बता रहा हूँ बस इसको याद रखना है। ठीक है। जहां भी आपको हेमरेज मिल जाएगा, डिस्क स्वेलिंग मिल जाएगी, कॉटन स्पॉट हो जाएगी, उस स्टेज पे हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर इतनी चीजें नहीं है, बस ओनली आर्टेरियल चेंजेज है, ठीक है, तो हमें उतना बॉदर नहीं करना है। अब मॉडिफाइड में क्या किया, ग्रेड 0 में देयर इज नो चेंज। फर्स्ट में बेयरली डिटेक्टेबल आर्टेरियल नैरोइंग हो गया, सेकंड में ऑब्वियस आर्टेरियल नैरोइंग द फोकल इरेगुलरिटी। थर्ड में क्या किया, ग्रेड 2 प्लस रेटिनल हेमरेज। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ मेन यही है जिसमें हमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है। अभी भी यहाँ पे 0 1 2 में विल जस्ट वेट एंड वॉच एंड कंट्रोल द, ये ट्रीटमेंट होती है। अब ये सही है, मेजर क्रिटिसिज्म क्या होती है, do not enable the clinician to distinguish among low retinopathy grades. Grade 1 signs are not easily distinguished from grade 2 signs. ठीक है। अब मेजर क्रिटिसिज्म क्या होती है, कुछ कुछ क्लिनिशियन ग्रेड 1 को 2 बोल देते हैं, 2 को 1 बोल देते हैं, तो सबके अपने अपने जज करने की क्राइटेरिया होती है, इसलिए सबको हम एक ही टर्म में यूज करते हैं, 0 1 2, इट इज जस्ट माइनर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। Other retinopathy grades are not closely related with the severity of the hypertension. तो आ जाओ इसके साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब ये मैं पढ़ाऊंगा एक एक उठा के सब बताऊंगा, बट एसोसिएटेड जो होते हैं हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी के साथ क्या होता है, बीआरवीओ हो गया, सीआरवीओ हो गया, ठीक है, सीआरएओ हो गया, बीआरएओ हो गया, रेटिनल माइक्रो एनेरिज्म हो गया, और एआईओएन हो गया। मतलब कहने का मतलब जो भी वैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, आइदर आर्टरी रिलेटेड या वेन रिलेटेड, these all are associated complications हो जाएंगे आपके हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से। ठीक है। तो आ जाओ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट का मतलब ही है कि भाई साहब जिसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो सडन बढ़ा है और उसके बाद कंट्रोल्ड नहीं हो रहा है, तो सीधा आईसीयू पहुंच जाएगा सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से कि कहीं उसको हेमरेज ना हो जाए। तो जैसे बोला जाता है ना कि ब्लड प्रेशर एक कांस्टेंट, अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 160 100 के करीब भी है बट इट इज कांस्टेंट, वो वैसा ही ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, क्या होती है उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट कोई बंदा 120 80 मेंटेन कर रहा है, सडनली वो 160 और 180 के रेंज में चला गया सडनली, दैट भी वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फीचर्स उसमें ज्यादा आएंगे, क्योंकि पीक जहां बनेगा वो ज्यादा करेगा, जबकि एक टैटू फेज रहेगा किसी में एक नॉर्मल, वहां पे वो मैटर नहीं करेगा। अच्छा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या क्या फीचर्स होंगे देखिए, एसोसिएटेड विद इडियोपैथिक एक्यूट ब्लड प्रेशर एलिवेशन। एक्यूट ब्लड प्रेशर एलिवेशन जैसे मैंने ही बताया, पीक आ जाएगा सडनली, रात में सोया सोया एकाएक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सुबह आएगा बोलेगा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, हिस्ट्री देगा, हाइपरटेंशन एग्जिस्ट करेगा स्पेशली ऑफ द नेफ्रोजेनिक एटियोलॉजी, किडनी की एटियोलॉजी जो होती है उसकी वजह से हाइपरटेंशन वो बताएगा। मोस्ट कॉमन इन यंगर एडल्ट होते हैं, ये टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में मिलेगा, रेनल डिजीज में मिलेगा एंड कोलाजन वैस्कुलर डिजीज में मिलेगा, इसमें जगह जगह आपको हेमरेज मिलेंगे। ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये वाली जो चीज होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ठीक आई, आपको कॉल आया, आपको देखना है तो देखना ही देखना, और उसमें फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है एक फेज, उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक्यूट फेज जहां आता है तो देखना ही है। और क्या मिलेंगे, देयर इज नेक्रोसिस एंड द फिब्रिनाइट डिपोजिशन इन द वेसल्स वॉल। इसमें क्या होती है, नेक्रोसिस हो जाती है जो रेटिनल वॉल्स होते हैं उसमें, ठीक है, एंड फिब्रिनाइट डिजनरेशन होगा, फिब्रिन
डिपॉजिट हो जाएंगे। देयर इज मोर कॉमनली इन्वॉल्व द कोराइड आर्टरी देन द रेटिना आर्टरी। अब ये क्या है कि कोराइड ज्यादा इन्वॉल्व करती है और रेटिना को कम इन्वॉल्व करती है, अभी जैसे मैंने बात किया था। रेटिनल एडिमा अकर फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ऑक्यूलर बैरियर एट द लेवल ऑफ द आरपीए। अभी जैसे हमने बात किया था कि इसमें क्या मेनली इन्वॉल्व हो जाएगी, कोराइडल आर्टरीज इन्वॉल्व होगी और ब्लड ब्रेन ऑक्यूलर बैरियर हो जाएगी वो इन्वॉल्व। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगी, देयर इज एडिमा फ्लूइड मे हैव ए नाइस अपीयरेंस, मेटस फ्लूइड मिलेंगे। जो आप व्हाइट एरोज देख रहे हैं ये क्या है, बड़े बड़े नेक्रोसिस हो रहे हैं, वहां पे कॉटन स्पॉट्स है बड़े बड़े, दैट इज सॉफ्ट एक्सुडेटर्स देयर। ठीक है, एंड जो ब्लैक एरोज दिख रहे हैं वो क्या है, इंट्रारेटिनल हेमरेज है, छोटे छोटे जो हेमरेज दिख रहे हैं। और डिस्क एडिमा तो देखिए आप डिस्क दिख ही नहीं रहा, वो इतना एडिमेटस हो गया है कि उतना काफी ज्यादा मतलब 3 से 4 डिस्क स्पेस का स्पेस ले ले रहा है वो। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में जो फीचर्स मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े कॉटन स्पॉट्स होंगे, हेमरेज होंगी और डिस्क एडिमा काफी हैवी डिस्क एडिमा होगी। नाउ कम टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये बहुत कॉमन है, डे टू डे प्रैक्टिस में कॉमन होती है। ये क्या होती है, देरी एक्लेम्सिया स्टेज होती है कि यहाँ क्या होती है, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ द अदर कॉज ऑफ द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड इट इज एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड एडिमा प्रोटीनियरिया और। ठीक है, ये क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन होती है और देयर इज एडिमा होगी, जनरलाइज्ड एडिमा होगी लेडी को और प्रोटीनियरिया होगी। ठीक है, और एक्लेम्सिया में क्या होगी, देयर इज कोमा एंड कन्वल्सन। तो ये जस्ट मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक्लेम्सिया में ओनली हाइपरटेंशन होगी, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, प्रोटीनियरिया, बट इसके साथ साथ अगर उसको कोमा हो गया, कन्वल्सन हो गया, ठीक है, दैट गोज टू एक्लेम्प्टिक फेज। ठीक है, इसमें हेल्प सिंड्रोम होती है। हेल्प सिंड्रोम में क्या होती है, पीआईएच तो हो ही गया, प्लस हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम हो गई और लो प्लेटलेट काउंट हो गई। इसमें ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, टाइवा में क्या होगी, पीआईएच में देयर इज सीवियर वाजोस्पॉन एंड लोकल इस्चीमिया। ठीक है, वाजोस्पाज्म हो जाएगा और लोकल इस्चीमिया हो जाएगी। रेटिना में क्या होगी, देन मोस्ट कॉमनली सीन इन स्पाज्म एंड द नैरोइंग ऑफ द रेटिनल वेसल्स देखिएगा, जो हाइपरटेंसिव फीचर्स होते हैं। जो अर्लीस्ट फाइंडिंग होगी, फोकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेटिनल आर्टरीज प्रोग्रेसिव टू द जनरलाइज्ड नैरोइंग दिखेगी, जो इनिशियल फाइंडिंग था। और हेमरेज एंड कॉटल स्पॉट्स में suggest the underlying vascular disease such as diabetes mellitus and the hypertension। अगर एक्लेम्प्टिक पेशेंट में आपको कॉटनल स्पॉट्स दिख रहा है, हेमरेज दिख रही है, तो आप इसके तरफ जाओगे कि इसके अंडरलाइंग डायबिटीज भी हो सकता है और हाइपरटेंसिव भी हो सकती है लेडी को। साइड में क्या दिखेगा, देयर इज सीरियस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है इन केस ऑफ एक्सटेंसिव एक्लेम्सिया and a generalized retinal edema associated with the yellow white focal lesion at the level of RPE। ठीक है, जो ये व्हाइट व्हाइट जो लीजन्स अभी हमने देखा था। Soon after delivery क्या होती है, there spontaneous retinal reattachment occurs। Return of vision is complete in most cases and despite the development of the permanent RPL trace, that is sting spots। अब एक्लेम्सिया आप लोगों ने सुना होगा, एक्लेम्सिया का जो ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या होती है कि बच्चे को डिलीवर कर दो। हाँ, डिलीवरी हुई उसके साथ ही साथ जितने भी चेंजेस है वो तुरंत वापस हो जाते हैं। तो रेटिना में भी सेम चीजें होती है, वहां पे रीअटैचमेंट हो जाएगा, रिटर्न ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चेंजेस है वो कंप्लीट वापस वापस अपने जगह पे आ जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक नर्व में क्या होती है, देयर इज पेपिलिडमा। ऑप्टिक एट्रोफी में भी द एंड रिजल्ट एंड सेलेक्टिव ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट रेयर इन प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, तो प्री एक्लेम्प्टिक फेज में ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट एक्लेम्सिया में होती है और ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होगी इसमें, देयर इज हेडेक, कंफ्यूजन, डिप्लोपिया, विजुअल लॉस एंड पैरालिसिस हो सकती है बिकॉज ऑफ सडन एक्यूट रेज इन ब्लड प्रेशर। ऑप्टिकल ब्लाइंडनेस क्या होती है, देयर इज सिवियर बायलैटरल विजुअल लॉस हो जाएगा इसमें विद द नॉर्मल फंडस एंड द पिपलरी रिस्पांस एंड द एब्सेंस ऑफ काइनेटिक नेस्टिगमस मिलेगी। ठीक है, complete visual recovery usually occurs within the hours even if
नर्व फाइबर लेयर भी इन्वॉल्व रहेगी। एंड जैसा मैंने अभी बताया था कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। तो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है एक्लेम्प्टिक पेशेंट्स में, तो जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी तो वापस सब कुछ वापस चला जाता है। ठीक है, इट मे अकर, ऐसा नहीं कि सभी में हो जाता है, इट मे अकर की कंप्लीट विजुअल रिकवरी हो सकती है। नाउ कम टू विजुअल लॉस इन PIH। ठीक, प्री एक्लेम्प्टिक फेज में क्या होगी, तो एक टेम्पररी विजन लॉस होगी अप टू PL, परसेप्शन ऑफ लाइट तक जा सकती है विजन लॉस। ठीक है, सेकेंडरी टू द सीवियर रेटिनल आर्टेरियल स्पॉज एंड द रेटिनल लिपा। हाइपरटेंशन सडन एक्यूट होती है इसमें, दैट विल लीड टू द आर्टेरियल स्पाज्म। अगर आर्टेरियल स्पाज्म होगी तो ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी रेटिना की, रेटिना की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, तो फॉर ए टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए देयर इज टेम्पररी विजुअल लॉस। ठीक है, जो परमानेंट विजुअल लॉस ड्यू टू सीवियर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी स्पाज्म एंड ऑप्टिक डिस्क एट्रोफी है, ये अगर मिलती है सेकंड फीचर्स में, तो देयर इज परमानेंट विजुअल लॉस भी हो सकती है। बायलेटरल पेरिफेरल रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन ड्यू टू PIC भी हो सकता है। एंड ये बताइए कि लाइक रेटिनोपैथी ये ट्रॉमा में मिलता है, पैनक्रेटाइटिस में मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्पररी विजुअल लॉस भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है। अगर परमानेंट विजुअल लॉस ऑप्टिक डिस्क के साथ है और देयर इज क्रोनिक, लंबा फेज चला जाए, किसी भी कहीं पे भी ब्लड सप्लाई है, आप वहां पे हैम्पर करोगे फॉर ए टाइम लॉन्ग, टेम्पररी चल जाएगा। बट अगर लंबी देर तक स्पाज्म रहेगी तो देयर विल लीड टू कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द रेटिना एंड परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी PIH में होती है, एक्लेम्सिया में इसमें क्या होती है, सिस्टेमिक एंड ऑकुलर वाइजोस्पाज्म होती है, दैट विल लीड टू लॉन्ग एलिवेटेड BP। ये तो बॉडी का जो होता है वो होता है। उसके बाद क्या होती है, देयर इज फेलियर ऑफ ऑटो रेगुलेट नहीं हो पाती है, डायलेटेशन ऑफ टर्मिनल आर्टरीज एंड डिसरप्शन ऑफ द ब्लड रेटिनल बैरियर हो जाएगी। कैपिलरी बेड एक्सपोज हो जाता है हायर प्रेशर की वजह से, ऑक्लूजन ऑफ टर्मिनल आर्टरी हो जाएगी। एंड देयर इज क्या होती है, C टाइप एंटी न्यूक्लियर प्रोटीन्स रिलीज होती है, दैट विल लीड टू इस्चेमिया, हेमरेज, कॉटन वुल स्पॉट एंड द रेटिनल एडिमा। तो ये पैथोलॉजी होती है। ठीक है, हमारा रोल इसमें क्या है, एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, या आप लोग एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करोगे। ठीक है, इसमें एक स्टडी हुआ था इंग्लैंड में, भाई साहब ने किया था 56 प्रेग्नेंट वुमेन पे, जेफ एंड स्कर। इसमें कंक्लूड किया था कि हमें क्या करना है। एस्टिमेशंस बाय द स्नेलन चार्ट और द एम्सल चार्ट हम यूज करते हैं एंड उससे विजन लेते हैं। विजुअल लॉस और द डिस्टॉर्शन रेफर टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर, अगर आपको विजुअल लॉस दिखता है तो तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर कीजिए। एंड ट्रांजिएंट लॉस होगी तो देयर इज एक्सीलेंट विजुअल प्रोग्नोसिस इन PIH विद द जनरली कंप्लीट रिकवरी ऑफ द विजन। IHP एक्लेम्प्टिक जो फीचर्स होते हैं उसमें हमेशा वापस आ जाता है, बट एक्लेम्प्टिक कन्वल्सन्स एंड अदर थिंग और द क्रोनिक लंबा चलेगा अगर हाइपरटेंसिव फेज प्रेगनेंसी, तो वो वापस नहीं आता है। तो बस यही है। एनीथिंग? Any questions? यस मैम। हाँ बोलो। सर यदि फोर्थ स्टेज पे चला गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फोर्थ स्टेज में चला जाएगा तो फोर्थ स्टेज में क्या क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क इडमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाइपरटेंसिव होगी, एक्जुडेट्स, हाइपरटेंसिव बोल रहे हैं, एक्जुडेट्स हो जाएंगी, हेमरेज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट लाइन सेम है जैसे हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी में पढ़ा था। अभी तक यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स चलाएंगे, स्टेरॉइड चलाएंगे। ठीक है, ये चीजें होती है, बट रेगुलर फॉलोअप ऑफ, हम बता रहे हैं ना कि विजन। इसमें क्या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज सडन विजुअल लॉस होगी, क्योंकि जो रेटिना का एरिया है वो सडन इस्चेमिक चेंजेज होती है, सडन अथरोमा आएगा, सडन इस्चेमिया हो जाएगा। तो हमें ना विजन रिस्टोर करने का इतना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्लान करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में ही हम मेन ट्रीटमेंट करते हैं। ज्यादा हेमरेज होगी तो जैसे मैंने
उस वक्त बताया था विट्रस हेमरेज के टाइम में कि हेमरेज हो जाएगी तो वो बाकी चीजें विट्रेक्टोमी वगैरह करेंगे। बट इनिशियल जो 1, 0, 1, 2 जो फेज होते हैं उसमें वी विल नॉट बॉदरिंग, वी विल जस्ट क्या करता है हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल करते हैं। बट थर्ड और फोर्थ आते ही फिर हम ऑकुलर जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऑकुलर ट्रीटमेंट में क्या है, हम तुरंत अब इसमें कुछ वो तो कर नहीं सकते विट्रेक्टोमी वगैरह, क्योंकि जो चेंजेज है वो ब्लड लेवल पे, वेस्कुलर लेवल पे, तो हम स्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट करेंगे, इंट्राऑकुलर भी स्टार्ट करेंगे, ड्रॉप फॉर्म में भी, टैबलेट भी स्टार्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे और रेगुलर फॉलोअप करेंगे कहीं से कोई लीकिंग तो नहीं हो रही है। तो ट्रीटमेंट लाइन वैसे ही है जैसे हम डायबिटीज रेटिनोपैथी का करते थे। ठीक है, ज्यादा होगा अगर इन्फेक्शन वगैरह दिख रहे हैं तो फिर हम इंजेक्शन जैसे ट्रांसोलोन लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो सब भी यूज कर सकते ओके सर। सर हम किसी भी पेशेंट में जिससे वेसल्स या आर्टरी नैरोविंग हो रही है तो हैं। उसको कैसे चेक कर पाएंगे? चेंज नहीं कर पाएगा रे कि भाई हम देख वहां तक, ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल चेंजेज है, हम वहां पे कुछ कर नहीं पाएंगे, हम जस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ही चला सकते हैं एंड दैट विल लीड टू द चेंजेज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे एथेरोमा फॉर्मेशन हो गया, वहां पे जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, वेसल्स ही कितनी पतली है वहां पे, रेटिना में बहुत पतली वेसल्स है। अब वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन कुछ वहां पे कर नहीं सकते, स्क्लेरोटिक चेंजेज हो जाएंगे, विल जस्ट यूज द ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। कि देख जैसे अभी मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई, ट्रांजिएंट लॉस होती है और एक परमानेंट लॉस होती है। अगर परमानेंट लॉस होगी तो हम इरिवर्सिबल कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे है कि एंटी वीजीएफ इंजेक्शन वगैरह हम यूज कर सकते हैं फॉर जो वेसल्स है उसकी नॉर्मलसी के लिए, बट उतना हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। मेन ट्रीटमेंट लाइन है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का है वो यही है कि आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, ऑटोमेटिकली आप कहीं पे स्ट्रेचिंग हो रही है प्रेशर की वजह से तो धीरे 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 वो नॉर्मल आ जाएगी अगर आपकी बीपी कंट्रोल है। अगर नहीं रहेगी तो फिर बाकी चीजें होती रहेगी। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे न्यूरो रेटिनाइटिस हो जाती है, मैकुलर चेंजेस हो जाते हैं, मैकुलर पकिंग हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क एडिमा हो जाएगी, हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ही चलेंगे, इंजेक्शन ही चलेंगे, यही हम दे सकते हैं इंट्राविट्रेल, और कुछ नहीं कर सकते, तो दैट विल टेक टाइम। ठीक है, इसलिए हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आम तो इतना ज्यादा नहीं है, बट ये ज्यादा खतरनाक होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह से, अगर इट इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेज पे आ जाता है तो। सर फंडस फोटो में जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं और आरटी